इंडिया अब दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है। चाइना के मुकाबले इंडिया में 5 मिलियन ज़्यादा लोग हैं आज। इंडिया के बारे में ये माना जाता है कि वो अपने पॉपुलेशन के डेटा को अंडर काउंट करके बताता है, और वहीं उसके उलट चाइना अपने पॉपुलेशन के डेटा को क्लियरली नहीं बताता। इन एजेंसी की माने तो 2022 में चाइना की पॉपुलेशन 8.5 मिलियन से गिरी है। कई एक्सपर्ट्स ऐसा भी कह रहे हैं कि चाइना हैज़ एंटर्ड द इरा ऑफ नेगेटिव ग्रोथ। वहीं इंडिया की 50% पॉपुलेशन इज़ अंडर 30। इंडिया और चाइना की इन उपलब्धियों से हमें क्या समझना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1949 से 1976 के बीच चाइना के एक सुप्रीम लीडर माओ सेतुंग का मानना था मोर पीपल मोर पावर। ये दौर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का। हालांकि यही माओ ऐसा भी कहते थे ओवर पॉपुलेशन कैन लीड टू इकोनॉमिक हार्डशिप्स, और इसके बारे में वो 1950s में काफ़ी बार बोलते हुए भी दिखे हैं। उसी दशक में ऐसा लग रहा था चाइना माइट एडॉप्ट अ नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी। माओ इसी मानसिकता के सपोर्ट में थे और एक नेशनल फैमिली प्लानिंग कमीशन सेटअप करने की भी सोच रहे थे। लेकिन 1958 में चाइना में आता है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट, एक ऐसा कैंपेन जहां चाइना अपनी पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज करके लेबर इंटेंसिव मेथड से इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की सोचता है, और इसी वजह से माओ अपनी पुरानी मोर पीपल मोर पावर वाली मानसिकता पे लौट आते हैं। 1958 के आसपास चाइना में भुखमरी का दौर था, लेकिन फिर भी चाइना की टोटल फर्टिलिटी रेट 6 चिल्ड्रन पर वुमेन तक पहुंच गई थी। 1969 में चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ स्थिर हो चुकी थी, जहां कैपिटल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और कंज्यूमर गुड्स की चाइना ने काफ़ी शॉर्टेज देखी थी। उस समय के एक्सपर्ट्स इसका कारण खराब इकोनॉमिक पॉलिसीज की बजाय पॉपुलेशन को मान रहे थे, जो उस टाइम पे 800 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। 1976 में माओ की मौत के बाद डेंग शियाओपिंग सुप्रीम लीडर के तौर पे 1978 में सामने आते हैं, और 25 सितंबर 1980 को चाइना अपनी एक बहुत ही विख्यात पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करता है, वन चाइल्ड पॉलिसी। और इस पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए चाइना हर एक उपाय लगाता है, जिसमें इकोनॉमिक सैंक्शन से लेकर फोर्स एबॉर्शन तक शामिल था। तो क्या चाइना की घटती पॉपुलेशन वाज बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी? लेकिन यहाँ नज़र डालिए, इस स्टडी के अनुसार चाइना के साथ साथ इंडिया में भी उसी समय पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी, वो भी बिना कोई वन चाइल्ड जैसी स्ट्रॉन्ग फैमिली प्लानिंग पॉलिसी के। रिसर्चर्स इंडिया के साथ साथ और भी देशों को कंपेयर करते हैं जिसकी फर्टिलिटी रेट चाइना के आसपास थी। वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन का कारण वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मानते हैं। चाइना ने कुछ दशकों में काफ़ी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखा है, और वो उसने किया है लो कॉस्ट लेबर प्रोवाइड करके। लेकिन 2022 में चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16.7% था, जिसका सीधा असर कॉस्ट ऑफ लिविंग और एजुकेशन कॉस्ट पर पड़ता है। साथ ही लो कॉस्ट लेबर पॉलिसी के कारण लोगों को ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है। इसकी वजह से कपल्स फैमिली प्लानिंग खुद ही चूज कर रहे हैं, ना कि इट इज़ बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। 1980 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन टेम्पररीली जरूर रोक ली होगी, लेकिन इसकी वजह से चाइना में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। जैसे कि चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा जेंडर इनइक्वालिटी गैप रखता है। अपने वंश का नाम हर एक को आगे बढ़ाना होता है। वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण लोग गर्ल चाइल्ड को कम प्रेफर करने लग गए। एबॉर्शन और फीमेल इन्फेंटिसाइड एक आम बात हो गई थी, और खुदा ना खास्ता लड़की पैदा भी हो जाती थी तो उसे या तो एबंडन कर देते थे या फिर अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता था। अगर मॉर्टेलिटी को साइड पे भी रख देते हैं तो चाइना में आज लड़कियों की कमी हो चुकी है। 2050 में 30 से 40 के बीच के आदमी अनमैरिड रह जाएंगे।
चाइना के मर्द अपनी दुल्हन की तलाश में आज पाकिस्तान तक पहुंच गए, जहां से वो अपनी दुल्हन ला रहे हैं, और ऐसा मोस्टली वो इल्लीगल ट्रैफिकिंग करके कर रहे हैं। Story is not unique and is part of a disturbing wider trend in human trafficking. Chinese men seeking brides are fueling an illegal but lucrative cross-border practice. It targets girls and women often from Pakistan's impoverished Christian minority. Lured by the promise of a better life and money for their parents, they're told they're going to marry wealthy Chinese Christians. More often than not, they end up in some of China's poorest and conservative areas, where its one-child policy has led to too many men and not enough women. एक कंप्यूटर सिमुलेशन से ये पता चलता है कि 2050 में चाइना की 1/3 पॉपुलेशन विल नॉट हैव एनी सिबलिंग, ना ही भाई बहन, ना ही कोई आंटी या ना कोई अंकल। चाइना की श्रिंकिंग पॉपुलेशन की वजह से उनके पास सिर्फ उनके पेरेंट्स ही रह जाएंगे साथ रहने को। स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो मोस्टली फैमिली बिजनेस होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, जो सीधा सीधा चाइना की इकोनॉमी में एक सेंध है। किसी भी देश की इकोनॉमी उसकी यंग पॉपुलेशन चलाती है, लेकिन आज चाइना की ज़्यादातर पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है। अपने बूढ़े माँ बाप के रख रखाव का खर्च कभी कभी उस एक बच्चे पे आ जाता है, जो उस पर फाइनेंशियल स्ट्रेन डाल देता है। और ये सिर्फ चाइनीज़ फिनोमिना नहीं है, ये कहानी हर एक सिंगल चाइल्ड की है जो अपने माँ बाप के हाउसिंग बिल, मेडिकल बिल या ऐसी हर कोई नीड्स शेयर नहीं कर पाता किसी के साथ। ये आपके माँ बाप है, लेकिन व्हाट अबाउट योर हैप्पीनेस? चाइना के विलेजेस में तो हालत और भी खराब है। रूरल चाइना के बुजुर्ग अपने रिलेटिव से ट्रांसफ़र किए गए पैसों पे अपना गुजारा करते हैं, और वहीं अर्बन एरियाज के आधे से ज़्यादा बुजुर्ग रिलाइज ऑन पेंशन। चाइना के लोग आज और आने वाले समय में इमोशनल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से तो गुजरेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब खड़ी होगी जब देश की सुरक्षा के लिए उनके पास पार्टिसिपेट करने के लिए नौजवानों की कमी होगी। डेमोग्राफिक थियोरी के हिसाब से किसी भी कम्युनिटी की आबादी 3 स्टेजेस से गुजरती है। पहले स्टेज में पॉपुलेशन हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट देखती है। सेकेंड स्टेज में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, और तीसरे स्टेज में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है। इंडिया आज इस डेमोग्राफिक थियोरी के सेकेंड स्टेज से गुजर रहा है। इंडिया में आज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मिसकंसेप्शन फैल रहा है, जिसके रिएक्शन में यूपी और आसाम जैसी सरकारों ने एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पास किया है जो 2 चाइल्ड पॉलिसी पे बेस्ड है। और ये बिल ऐसे समय में पास किया है जब इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट नेचुरली 2 पर पहुंच चुकी है। ऐसे कानून इंडिविजुअल्स पर ज़्यादा बच्चे पैदा करके रिसोर्सेज का कंजम्पशन करने का ब्लेम लगाते हैं, लेकिन ये इन सिंपल टर्म्स एक पॉलिसी फेलियर है जो हमने चाइना के केस में अच्छी तरह देख लिया है और समझ भी लिया है। लेकिन उसके उलट सिक्किम जैसे स्टेट्स हैं जहां फर्टिलिटी रेट अनबिलीवेबल अमाउंट से गिर चुकी है। वहां के चीफ मिनिस्टर का मानना है दैट इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। जो फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए IVF का जो प्रोग्राम है, जो भी करना चाहते हैं उनको हम लोग मॉनेटरी बेनिफिट या फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं 3 लाख तक। उसके बाद जो भी इसी हिसाब से काम करना चाहेंगे उनको हम लोग हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं अभी पहला था कि जो जनसंख्या घटाने के लिए जिसका कम बेबी होगा उनको इंक्रीमेंट मिलता था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका नोटिफिकेशन निकालना है, तो जिसका 2 से ज़्यादा होगा जिसका बच्चा, उनको हम लोग इंक्रीमेंट देंगे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको भी हम लोग इंसेंटिव देंगे। लेकिन कितना देना है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन आएगा सर? आएंगे, जरूर आएंगे। इसी में हम काम करेंगे कि हम लोग इसमें चिंता व्यक्त कर रहे हो लोग क्या कारण ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि अभी अगर हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे तो फिर इन फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सिक्किम सरकार मदर्स को 365 डेज की मैटरनिटी और 30 डेज की पैटर्निटी लीव देने का ऐलान कर रही है।
ऐसे कपल्स जिनको IVF ट्रीटमेंट जैसी ज़रूरत है उन्हें 3 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस वात्सल्य स्कीम के थ्रू दे रही है। और तो और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों को रखने के लिए नैनी की सुविधा भी प्रोवाइड कर रही है। एक ऐसा मिथक भी फैला हुआ है दैट मुस्लिम्स आर प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन देन हिंदूज, लेकिन मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट हिंदुओं के मुकाबले तेजी से गिर रही है। और तो और ऐसे भी स्टेट्स है जहां हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट्स आर हायर देन मुस्लिम्स, जो एक बात तो क्लियर कर देता है दैट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक रीजनल फिनोमिना है, ना कि रिलीजियस। ये बात तो सच है कि इंडिया में आज गरीबी, सांप्रदायिक तनाव और शिक्षा की असमान पहुंच जैसी समस्याएं फैली हुई है, लेकिन मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनना इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन आज वर्किंग पॉपुलेशन है, जो एक बात साफ करती है दैट वी हैव अ डायनामिक एनर्जी। आज इंडिया में सेलफोन और सेमीकंडक्टर जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लाइन लगाकर खड़ी हैं। इंडियन कल्चर ने ग्लोबली एक जगह बना ली है, जैसे कि RRR जैसी इंडियन फिल्म गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीत चुकी है। इंडिया इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल प्लेयर बन चुका है। यूक्रेन रशिया वॉर में इंडिया ने एक बहुत ही इंडिपेंडेंट स्टांस भी लिया है और इसकी प्रशंसा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी की है। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना? मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के सफर में है। इंडिया ने ईस्ट एशियन देशों की तरह मेक इन इंडिया जैसा सही कदम भी उठा लिया है, जो हमारे पोटेंशियल के सही इस्तेमाल के लिए काफ़ी है। इंडिया आज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है। इससे हड़बड़ाकर कोई रैश या इलॉजिकल कानून बनाने के बजाय हमारे रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल के लिए एक ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो ग्लोबली हमें एक पहचान दे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले।